ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ तीसरे मॉड्यूल का ये चौथा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर और इसके पहले के मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आज के मॉड्यूल का नाम है AC 3 फेज मोटर, जिसका आज का चौथा लेक्चर है। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आज के। पहला क्वेश्चन लगा दिया है हमने। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हर बार की तरह की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाएंगे, क्योंकि तो क्वेश्चन ही आपको नहीं समझेगा तो आंसर समझने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, What is the purpose of using rotor resistance starter to start 3-phase slip ring induction motor? तो क्वेश्चन का कहना यह है कि जो 3-phase slip ring induction मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं। देखिए, दो पर्टिकुलर रीजन है। पहला रीजन कि हम स्टार्टिंग का करंट रोकने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, बट पर्टिकुलर रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ही लगाने के पीछे दूसरा एक रीजन है कि हमें स्टार्टिंग का टॉर्क भी बढ़ाना होता है। स्टार्टिंग का क्या होना है, स्टार्टिंग का टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तब हम क्या करते हैं, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर लगाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि हमारा आंसर कहाँ पे है। तो देखिए, पहला है रिड्यूस रोटर वोल्टेज, कोई लेना देना नहीं है। रिड्यूस रोटर करंट, रोटर का करंट नहीं, ये मोटर का करंट रिड्यूस करती है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट गया हमारा। इंक्रीज द टॉर्क, ये हो सकता है, मतलब दो ऑप्शन दिए थे ना, दोनों में से दूसरा वाला ऑप्शन है जो टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन हमारा कहाँ पे है, सी पे है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। किसी प्रॉब्लम नहीं, नीचे में डायग्राम में भी देखेंगे यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये स्लिप रिंग है, ये यहाँ पे लगाते हैं हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो क्वेश्चन में बोला है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कौन सी मतलब ऐसी कौन सी मेथड है जो स्लिप रिंग में ही यूज होती है। आपके पास दूसरी भी मोटर है 3 फेज वाली, कौन सी, स्क्विरल केज है और एक है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग का ऐसा कौन सा स्पीड कंट्रोल है जो स्लिप रिंग को ही अप्लीकेबल है। आप स्क्विरल केज में नहीं लगा सकते। कौन सा नहीं लगा सकते, रोटर रेजिस्टेंस वाला स्क्विरल केज में नहीं लगा सकते। सिर्फ कहाँ पे लगा सकते हैं, हम स्लिप रिंग में ही लगा सकते हैं। तो ऑप्शन की तरफ देखिए, थोड़ा कैस्केड ऑपरेशन है और ये रोटर रियोस्टैट, मतलब ही रोटर रेजिस्टेंस। क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइंडिंग। देखो, डायग्राम देख के क्या करना है, आपको याद ही कर लेना है, पिछली बार भी बोला। तो ये होती है, इसे कहते हैं स्किन वाइंडिंग कहते हैं। कौन सी वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग। ध्यान रखना है, क्यों तो आपने इन्वॉल्यूट भी देखी है, डायमंड भी देखी है, स्क्यू भी देखी है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पूरे डायग्राम देख लिए। तो ये डायग्राम किसी की तरह नहीं है, सिर्फ स्किन ऑप्शन आपका बचता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, किसी प्रॉब्लम नहीं है। What is the name of 3-phase motor winding if coil pitch is less than pole pitch? अभी देखो, पिच इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है और एक बार बता देते। पिच मतलब, पोल पिच मतलब दो पिच पोल की दूरी। ठीक है, उसके बाद अगर कॉइल पिच बोले तो दो कॉइल के बीच की दूरी। पिच मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच का, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला है उन्होंने कि कॉइल, क्वेश्चन में बोला है कि कॉइल पिच लेस देन, मतलब कॉइल पिच की वैल्यू अगर कम है पोल पिच से, तो कौन सी वाइंडिंग रहेंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कॉइल पिच किसका कम होता है, शॉर्ट पिच जो वाइंडिंग होती है, शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग जिसे कहते हैं, उसका कॉइल पिच क्या होता है, कम होता है। किससे, पोल पिच से। तो ध्यान में रखना, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। देखो, ये वाइंडिंग के टाइप है। अभी लगभग इस मॉड्यूल में, ये लेक्चर में लगभग ये वाइंडिंग के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि कॉन्सेंट्रिक जो वाइंडिंग है इसका डिमेरिट मतलब अवगुण कहेंगे उसको, जो अच्छी वाली बात नहीं है। इसमें कौन सी अच्छी वाली बात नहीं है, कौन सी वाइंडिंग में, कॉन्सेंट्रिक। तो ध्यान में रखना, इसमें एक एडिशनल पार्ट लगता है ये वाइंडिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं फार्मर। क्या बोलते हैं, फार्मर। तो ये बाजू में डायग्राम भी लगा दी, इस तरह का फार्मर लगता है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, वाइंडिंग बाउंड करते हैं। कौन सी, कॉन्सेंट्रिक रही तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो उसके कारण क्या करते हैं हम इसको, मतलब ये अवगुण कहेंगे उसका,
जो हमारे मतलब खर्चा भी बढ़ाएगा, टाइम भी बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाता है। तो ये उसका क्या है, डीमेरिट है। तो इसमें देखेंगे फार्मर वाला ऑप्शन कहाँ पे दिखता है, मोर स्पेस नहीं होता है, स्टेप फार्मर इज रिक्वायर्ड, फार्मर इसमें एक्स्ट्रा का लगता है, इसलिए क्या करते हैं हम ये वाइंडिंग को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, या तो इसका डिसएडवांटेज कहेंगे कि क्या डिसएडवांटेज, फार्मर यूज़ करना पड़ता है, ये डिसएडवांटेज है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम यूज फॉर द 3 फेज मोटर वाइंडिंग। डायग्राम दिखा दिए, अभी पूछा है कि ये वाइंडिंग कौन सी है, तो आपको डायग्राम ही ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे फेज है A B C, मतलब 3 फेज है RYB। उसके बाद पोल है 1 2 3 4, पोल हमेशा इवन नंबर रहेगा, मतलब समर रहेगा 2 4 6 इस तरह का नंबर रहेगा उसका, कभी 3 या कभी 1 नहीं दिखेंगे आपको पोल। तो इस वाइंडिंग को कहते हैं रिंग वाली डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिंग डायग्राम। ध्यान में रखना है, बाकी की डायग्राम नहीं है, कॉइल कनेक्शन नहीं है, एंड कनेक्शन नहीं है, डेवलपमेंट डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सा ये है, रिंग डायग्राम, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट। स्लॉट के फॉर्म में आपको क्या करना है, फेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फार्मूला है, आप फेज डिस्प्लेसमेंट का आपके पास अवेलेबल है, क्या है फार्मूला, 120 इंटू स्लॉट डिवाइडेड बाय 180 इंटू पोल। ये 120 और 180 मतलब 120 और 180 डिग्री है, क्या है वो, एंगल है, डिग्री है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है। ठीक है, तो फार्मूला फेज डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो क्या है फार्मूला, देखो 120 मल्टीप्लाइड बाय, और नीचे में क्या है 180 मल्टीप्लाइड बाय। यहाँ तक तो ध्यान में रख सकते हो, ऊपर में स्लॉट है और नीचे में क्या है, पोल है। तो अभी ऊपर में स्लॉट है तो देख लेते क्वेश्चन में स्लॉट कितना है। देखिए क्वेश्चन में स्लॉट है 36, कितना है 36, तो यहाँ पे लिख देते हैं 36, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे में बोला है पोल, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पोल कितना है हमारे पास, 4 पोल है, मतलब 4 पोल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अभी बस कैलकुलेशन करना है सिंपल। तो देखो 0 0 काट देंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 9 से डिवाइड कर देंगे, 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। 9 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे। ठीक है, और ये 12 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करके देखना है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो ये हमारा सी क्या है, ऑप्शन है 6। ठीक है, कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल होता है, न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which type of AC motor winding having the number of coil per pole per phase is more than one arranged in different slot, मतलब अलग अलग स्लॉट में एक से ज़्यादा किस में कॉइल होती है, ऐसे पूछा है क्वेश्चन में। तो आपको पता है इतने सारे यहाँ पे वाइंडिंग के टाइप है, तो इसमें ध्यान में रखना डिस्ट्रीब्यूटेड जो वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा स्लॉट में कॉइल रखी जाती है। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ टेस्टिंग ऑफ वाइंडिंग इज इलुस्ट्रेट, एक डायग्राम दिखा दी और बोला है कौन सी टेस्ट होता है। आप डायग्राम में अच्छे से अगर देखते हो, देखिए यहाँ पे वाइंडिंग ब्रेक होके, वाइंडिंग क्या होते हैं, ब्रेक होके, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट टेस्ट हो सकती है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पे भी ओपन दे के नहीं है। ठीक है, तो ये ओपन वाला नहीं रहेगा। अभी देखो क्या कर सकते हैं हम, इसका सिर्फ रेजिस्टेंस गिन सकते हैं। क्या गिन सकते हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ पे गिनेंगे, यहाँ पे गिनेंगे, जैसे ये वाले पॉइंट पे आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, इसका मतलब कि वाइंडिंग ओपन है, ऐसा चेक करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस गिनने की डायग्राम है, तो ये इलुस्ट्रेट करती है डायग्राम, मतलब डायग्राम से पता चलता है कि हम रेजिस्टेंस गिन रहे करके। तो देखो पोलैरिटी टेस्ट ऐसे नहीं होती है, क्योंकि तो इसके पहले भी देखा है हमने, इसके पहले के लेक्चर में। शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट भी नहीं है, सिर्फ क्या है, रेजिस्टेंस टेस्ट है। कौन सी टेस्ट है, रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन द रोटर सर्किट एट द स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर बोला है ना हमने, तो वो कहा है कि क्यों डालते हैं। तो देखो 2 रीजन है, एक तो स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, या तो टॉर्क इंक्रीज करने के लिए। ऑप्शन में जो दिखेगा वो मार देंगे, टॉर्क मतलब टॉर्क को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, देखिए गेटिंग हाई रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क नहीं, हम स्टार्टिंग की बात किए थे। तो देखिए बी पे है गेटिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मोटर इफ रोटर वाइंडिंग इज इन स्लिप रिंग मोटर इज ओपन सर्किटेड। तो देखो क्या बोला है कि वाइंडिंग, रोटर की वाइंडिंग अगर ओपन सर्किट मतलब टूट गई है अंदर से, तो अगर वाइंडिंग टूट गई है तो मोटर चालू ही नहीं होंगी, चालू भी उठी तो झटके लग लग के बंद भी हो जाएंगी, मतलब आपकी मोटर रनिंग नहीं रहेंगी, बंद हो जाएंगी। तो ऑप्शन में देखते हैं
विल नॉट रन, मतलब आपकी मोटर चलेंगी ही नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। क्यों? तो वाइंडिंग क्या होगी? ब्रेक होगी, ओपन सर्किट हो गई रोटर की, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What happened to three phase induction motor if one phase fail during running? मतलब चलते चलते क्या हुआ कि एक फेज, मतलब थ्री फेज वाइंडिंग है, मतलब थ्री फेज वाइंडिंग है और हमने थ्री फेज सप्लाई दिया है, बट उसमें से क्या हुआ, एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया। एक फेज क्या हुआ? डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब टूट गया एक फेज, या तो ब्रेक हो गया किसी कारण कुछ भी हो सकता है। तो आपकी मोटर के साथ क्या हो सकता है? तो देखिए क्या क्या हो सकता है। मोटर रन नॉर्मली, कैसे नॉर्मली चलेंगी भाई? उसका एक पर काट दिया हमने तो उड़ेगा कैसे हो, बराबर है। मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली, मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब ऐसे रुक के नहीं रुकने वाली है, ठीक है। क्या होने वाला है? मोटर रन स्लो फाइनली हिट बर्न, मतलब क्या होंगी, मोटर की जैसे ही एक फेज कट जाएगा मोटर की स्पीड क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो दो फेज पे लोड आ जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा अगर ध्यान नहीं गया तो कुछ देर के बाद आपकी वाइंडिंग क्या होंगी? पूरी बर्न हो जाएंगी, मतलब जल जाएंगी, ठीक है। तो क्या होंगी? पहले स्पीड कम होंगी, उसके बाद मोटर बर्न हो सकती है, उसकी वाइंडिंग बर्न हो सकती है। हमारा ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी पे है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, What is the effect of three phase induction motor if one phase is cut off? देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, और ये कोई मतलब सिर्फ ऐसे कुछ अलग वर्डिंग कर दिए। क्वेश्चन का वही ना, कहना वही है कि एक फेज अगर बंद हो गया तो क्या होगा मोटर के साथ? हमने बोला अभी भी डिस्कस किया इसके पहले, क्या होगा? स्लो होंगी और बर्न हो जाएंगी, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखो मोटर स्टॉप नहीं, रन नॉर्मली नहीं, हमिंग नॉइज भी नहीं, मोटर विल रन स्लो स्पीड बट वाइंडिंग विल बी बर्न आउट शॉर्टली, मतलब थोड़ी देर बाद क्या होंगी? उसकी वाइंडिंग जल जाएंगी। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर? अभी देखो पहले ये समझ लो कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या है। सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर मतलब क्या होता है कि जैसे एक फेज कट जाएगा तो आपकी मोटर को बंद कर देता है वो प्रिवेंटर, ठीक है। मतलब एक सेफ्टी डिवाइस है कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? सेफ्टी डिवाइस है कहेंगे। तो देखिए तो उसका, तो उन्होंने कहा है कि मोटर अगर मतलब डिफेक्ट क्या है कि मोटर स्विच ऑन ही नहीं हो रही, मोटर स्विच क्या हो रही? ऑन ही नहीं हो रही। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन क्या हो सकता है? एक तो एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया होगा, या तो हमने जो सप्लाई दिया वो सप्लाई उल्टा हो गया होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो मतलब फेज उल्टा हुआ, मतलब फेज सीक्वेंस चेंज हो गया। तो फेज सीक्वेंस चेंज हुआ तभी भी क्या हो सकता है? अगर उल्टे घूमने लग गई तो हमारा मुंह तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, या तो कहीं पे मशीन लगी है वो मशीन बाकी का पार्ट खराब कर देंगे। इसलिए ये रोकने के लिए भी फेज प्रिवेंटर काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि फ्लक्चुएशन लाइन भी नहीं है, लूज कॉन्टैक्ट नहीं है, रॉन्ग टर्मिनल कनेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको इनप्रॉपर फेज सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? इनप्रॉपर फेज सीक्वेंस कहेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट लो स्पीड इफ लोडेड? आपकी मोटर के ऊपर लोड है और आपकी मोटर स्लोली चल रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो हमने इसके पहले भी डिस्कस किए, तो अभी भी देख लो कि क्या हो सकता है। रॉन्ग मोटर कनेक्शन, तो उससे स्पीड कम नहीं होती है। रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन, इससे तो मोटर चालू ही नहीं होंगी। उसके बाद ओपन सर्किट इन रोटर, तभी भी आपकी वो सर्किट ओपन हुई तभी भी आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होंगी। एक ही पॉसिबिलिटी है कि पार्शली शॉर्ट स्टेटर वाइंडिंग, देखो पूरी तरह से शॉर्ट हुआ तो तभी भी नहीं चलेंगे। पार्शली मतलब थोड़ा सा पार्ट ही वाइंडिंग का अगर शॉर्ट होके तब हमारी मोटर चल सकती है। बट कैसे चलेंगे? वो बिल्कुल स्लो चलेंगे, मरीज जैसे चलेंगे, ठीक है, बीमार आदमी की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल रिले प्रोटेक्ट एसी इंडक्शन मोटर? ये भी पता कर लो कि थर्मल प्रोटेक्शन क्या है। थर्मल प्रोटेक्शन रिले मतलब क्या है कि ये भी एक डिवाइस, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस है। क्या होता है कि जैसे ही मोटर का टेम्परेचर बढ़ता है कुछ लिमिट के बाद, तो अपने आप क्या करता है? मोटर को बंद कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है उसको, ठीक है, ताकि हमारी मोटर खराब ना हो जाए, बंद ना हो जाए उसकी वाइंडिंग करके। तो कब टेम्परेचर बढ़ता है? टेम्परेचर कब बढ़ेगा? लोड बढ़ेगा तब, मतलब ओवरलोड, ज़्यादा करंट लेंगी तभी लोड बढ़ेगा, और तो लोड बढ़ने के कारण करंट बढ़ेगा, उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऑप्शन की तरफ देखिए थोड़ा। ऑप्शन में देखेंगे शॉर्ट सर्किट से भी नहीं, ओपन सर्किट से भी नहीं, अंडर वोल्टेज से भी नहीं, ओवर करंट के कारण। ओवर करंट कब होगा? जब आपके मोटर पे ज़्यादा लोड आएगा, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसे क्या करती है? मोटर कट कर देती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ स्पीड अटेंड टू सिंक्रोनस स्पीड? अभी देखो पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था ये मॉड्यूल के कि दो स्पीड होती है। एक होती है एक्चुअल स्पीड, मतलब रोटर की स्पीड,
जो हमारा बीच का रोटर घूमता है, और एक होता है सिंक्रोनस स्पीड, जो फ्लक्स घूमते हैं जिससे हम देख नहीं सकते, उसका स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है रोटर से। अगर रोटर उसी स्पीड से घूमने लग गया तो वो अपना आपा खो देगा और उसके कुछ पार्ट टूट जाएंगे, मतलब डैमेज हो जाएंगे आपका रोटर। कब? अगर वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है तब। तो अभी इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम, रोटर स्पीड रिड्यूस, इंक्रीज, रिमेन सेम, रोटर बार डैमेज। रोटर बार क्या हो सकते हैं हमारे? डैमेज हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपन सर्किट इन रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी देखो उन्होंने बोला है कि ओपन सर्किट अगर होती है किसकी? रोटर की, तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन में देखेंगे, इसके पहले भी डिस्कस किया हमने कि मोटर डज नॉट स्टार्ट नहीं होंगी, बट थोड़ा सा दिक्कत होंगी उसको, ओवर हीट भी नहीं होंगी, एक्सेस वाइब्रेशन भी नहीं, मोटर रन विथ स्लो स्पीड, मतलब लो स्पीड से क्या होंगी? मोटर धीरे धीरे घूमेंगे। बिल्कुल कैसे घूमेंगे? धीरे धीरे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट ब्लोविंग ऑफ फ्यूज आफ्टर मोटर रनिंग सम टाइम। मतलब क्या हो रहा है? मोटर आपकी चल रही है, उसके बाद फ्यूज जा रहा है, और से चल रही है और से फ्यूज जा रहा है। आपके घर में भी ऐसे बहुत बार होता है, आप फ्यूज लगाते जा रहे हो, जाते जा रहा है, लगाते जा, क्यों? तो अंदर कुछ शॉर्ट हो गया, तो ओवरलोडिंग के कारण भी ये सब होता है। तो अभी ऑप्शन में देखेंगे कि क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी। तो देखिए इम्प्रॉपर अर्थिंग, इसका कोई लेना देना नहीं है फ्यूज से, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग ऑफ मोटर। अगर मोटर की लोडिंग बढ़ती है, मैं पहले बोला कि ओवरलोडिंग के कारण क्या हो सकता है? बार बार फ्यूज आपका ब्लो हो सकता है, मतलब फ्यूज आपका जा सकता है बार बार। काय के कारण? ओवरलोडिंग के कारण। अगर मोटर की लोडिंग बढ़ गई, वो ज़्यादा करंट लेती है, तो उसके कारण क्या होता है? आपका फ्यूज उड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है What happened to a 3-phase induction motor if one phase failed during starting। अभी देखो इसके पहले भी बोला है 1 फेज मतलब उसको सिंगल फेजिंग कहते हैं। मतलब हमारी मोटर क्या होती है? सिर्फ 2 फेज पे काम करती है। कितने फेज पे? 2 फेज पे। तो अभी कैसे काम करती है और क्या होता है इसे पूछा है, तो क्या होगा? जैसी 2 ही फेज अगर देखो चल रही है, तो चलते चलते क्या होती है? उसकी स्पीड कम होती है और कुछ देर बाद जल जाती है। तो पता है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। बट स्टार्टिंग में ही 1 फेज नहीं है, 2 ही फेज है, तो आपकी मोटर क्या होंगी? चालू होंगी, झटका मारेंगी, रुक जाएंगी, चालू होंगी, झटका मारेंगी, रुक जाएंगी, इस तरह से होंगी। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो देखो मोटर रन एंड स्टॉप इमीडिएटली, मतलब चालू होंगी और क्या होंगी? बंद हो जाएंगी झटका मार के। मतलब हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is cause for 3-phase motor starter with single phase preventer trip frequently। अभी देखो सिंगल फेज प्रिवेंटर बार बार ट्रिप हो रहा है, तो सिंगल फेज प्रिवेंटर कब ट्रिप हो सकता है? एक तो आपका क्या हुआ, एक फेज कट गया तभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जो ओवरलोड रिले होता है उसका अगर सेटिंग आपने गड़बड़ कर दिए तभी भी, या तो फेज सीक्वेंस आपने बदल दिए तभी भी आपका क्या होगा? बार बार मोटर को बंद कर देता है। कौन? फेज प्रिवेंटर, ध्यान में रखना है। फेज प्रिवेंटर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो फेज प्रिवेंटर का सिंगल फेज प्रिवेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, उसका नाम ही हो सर्किट का। 3-4 ऑप्शन बता दिए, तीनों में से जो मिलेगा उसको मार देंगे। देखिए इनकरेक्ट फ्यूज रेटिंग नहीं, अनबैलेंस लाइन वोल्टेज नहीं, इनकरेक्ट सेटिंग इन OLR। OLR मतलब ओवरलोड रिले का सेटिंग अगर गड़बड़ रहे तभी भी ये सब होता है। हमने अभी 3-4 ऑप्शन में ये भी बताया था, किसी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑप्शन मिला हमें सी पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है what indication denote the shorted coil defect in 3-phase motor starting while testing with internal ग्राउलर। ठीक है, अभी देखो ग्राउलर के ऊपर इसके पहले भी क्वेश्चन हुए हैं, डीसी मोटर डीसी जनरेटर में भी हुए हैं और हमारे इसके पहले लेक्चर में भी हुए। इंटरनल ग्राउलर लगाने के बाद हम क्या करते हैं? एक हेक्सा ब्लेड रख देते हैं अपना स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर। अगर वाइंडिंग शॉर्ट है तो हेक्सा ब्लेड क्या होता है? बहुत वाइब्रेट होता है और नीचे गिर जाता है, तो वाइब्रेट होते रहता है। वही पूछा है कि क्या होता है, पूछा है कि अगर वाइंडिंग शॉर्ट है और हमने क्या किया है? इंटरनल टेस्ट कर रहे हैं, जिसको ग्राउलर का यूज करके टेस्ट करते हैं, ऊपर हेक्सा ब्लेड रखते हैं, तो हेक्सा ब्लेड क्या होगा? वाइब्रेट होगा और वो नीचे गिर भी जाएगा, या तो वाइब्रेशन आपको दिखेगा, तो समझ जाना आपकी वाइंडिंग क्या है? शॉर्ट है। तो अभी ऑप्शन में देखेंगे हेक्सा ब्लेड ओवर हीटेड, कोई लेना, गर्म कैसे होगा? गर्म नहीं होगा। रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, रैपिड मतलब बहुत तेजी से वाइब्रेट होगा हेक्सा ब्लेड, हमने यही बोला था, यही क्या है इसका ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है, मॉड्यूल का नाम था AC 3-phase मोटर, वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है,
ठीक है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। और नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक, धन्यवाद।